नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और मेरे इस गमछे को देखकर डरिएगा मत, ये काफिया है, अबाया है, जो भी कहिए। ये हमारे किसी कौमी मित्र ने दिया था, और चूंकि आज मुझे पता चल गया था कि आनंद जी जन सुराज वाला पियर का गमछा पहन के आएंगे, तो हमने मियाँ जी भाई लोगों का ये वाला अबाया निकाल दिया है। हाँ भाई, ताजा विद्रोही भाजपा के बांकीपुर तो हार गई भाजपा, खुश तो बहुत होंगे आप हैं। देखिए, ईवीएम हैक हो गया है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस बार ईवीएम हैक होने की शिकायत जो है ना, पहले दूसरे लोग क्या करते थे, इस बार कोई और करेगा ईवीएम हैक होने की शिकायत। हमने तो ईवीएम हैक होने की शिकायत जो है अपने फेसबुक पे भी टांग दी है। तो बांकीपुर में ऐसा होना था, ये बात जो है बहुत पहले समझ में आ गई थी। जो भाजपा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, मतलब जो लोग फील्ड लेवल पे काम कर रहे थे, उन लोगों को भी समझ में आ गई थी कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। और इसका नतीजा जो है, मतलब ये समझ में आने का जो परिणाम होता है, वो जो है वो चुनाव की तैयारियों से लेकर के और चुनाव के प्रचार तक में नजर भी आने लगा था। और भी कुछ चीजें हुई हैं इस चुनाव में, जैसे कि सबसे पहले तो जो तेजस्वी यादव अपने आप को नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष मान रहे होते थे, उनको अब ये समझ में आना शुरू हो गया है कि वो अब विपक्ष का चेहरा नहीं रह गए। इसके साथ ही दूसरे एक और जो नेताजी बिहार के हुआ करते थे, जो जम करके कूद फांद करके किसी तरह से यादव वोटों पर अपना अधिकार जमाना चाह रहे थे, और इस चक्कर में जो है वो अपनी पार्टी उनकी जो थी वो उस पार्टी के मतलब खुदा ही रहा मिला न मिसारे सनम वाले चक्कर में निर्दलीय विधायक ने से नहीं सॉरी पार्टी वाले जाप वाले से जो है वो निकल करके निर्दलीय सांसद हो गए थे। तो वो निर्दलीय सांसद जो आजकल भगवा धारण किए हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी अपनी स्थिति समझ में आ गई होगी। तो ये सब कुछ कई मुद्दे एक साथ हुए हैं, और यहाँ पर सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष से भी जनता की जो निराशा है उसे भी देखिए, वो भी यहाँ पे नजर आ रही है इस चुनाव के नतीजे। एक दो चीजें जरा विस्तार से बात करनी चाहिए। ये जो मैंने अबाया लपेटा है वो भी प्रतीकात्मक है, कि मुझे लग रहा है कि शायद मुसलमान वोट जो है वो आरजेडी के पाले से खिसक के प्रशांत किशोर के पास गया है। मैं कितना सही हूं गलत हूं आप बताइएगा। दूसरी बात, भाजपा शुरू से ही हारना तो नहीं चाह रही थी, कुछ ऐसा मामला तो नहीं था, क्योंकि आप जरा याद कीजिए पहला कैंडिडेट कौन सा चुना गया, 24 घंटे के अंदर उसको आनन फानन बदला गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जहां 40 वर्षों से आप जीत रहे हैं, इस खलिहरई में मतलब कैंडिडेट का चुनाव कुछ तो बताता है। ऊपर से ये बयान कि हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा करेंगे तो भी जीत जाएगा, प्लस बांकीपुर पर वोट कोई ध्यान नहीं देना, चूंकि इस बीच तिलचट्टों का आक्रमण हो गया। पूरा देश तिलचट्टे में, भाजपा तिलचट्टे में, पटना तिलचट्टे में, बिहार तिलचट्टे में बिजी हो गया। और तीसरी और सबसे अनोखी बात, कहीं ये सम्राट चौधरी के कद को धीमा करने का तो षड्यंत्र नहीं है, छोटा करने का, 6 इंच कद को। एमसीसी वाला 6 इंच छोटा नहीं बोल रहा हूं। एक मिनट आनंद भाई, एक मिनट मैं बोल दूं, उसके बाद आप सब चीजों को समेट लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक कुर्मी को तो इस्तीफा दिलवा दिया इन लोगों ने। भाई बिहार की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जाति जात नहीं खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी तो चले गए। अब ये अलग बात है कि उसको कई इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि मोदी जी वह पंडित था, धर्मेंद्र प्रधान राजपूत थे, और शाह जी वह जो है वो बनिया है। तो इसलिए मैंने नारा लगा दिया तिलक तराजू और तलवार। लेकिन ये 3 जो पॉइंट मैंने बताए हैं उस पर आप जरा विस्तार से चर्चा कीजिए। पहला, सम्राट चौधरी का कद छोटा करने की कवायद। दूसरा, भाजपा को खुद हारने की तलब, ताकि प्रशांत किशोर एक नेता के रूप में हैसियत पा जाएं। आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं वो लगता भी है कि वो अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। एक सीट जीते हैं, पिछली बार 243 पर जमानत जब्त करवाए थे। और तीसरा कि मुसलमान वोट शिफ्ट हो रहा है आरजेडी से प्रशांत किशोर की ओर। जी
देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो आप फिर से कहिएगा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ रहा है, लेकिन देखिए भाजपा की जो आदत है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज नजर आ जाएगी। भाजपा के पास जो विपक्ष होता है ना, वो विपक्ष से सीधा सीधा लड़के अपनी ताकत नहीं खर्च करती है। बिल्कुल रामायण के बाली वाला हाल है, अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं, शत्रु का बल आधा सूखा और उसे ही उसके खिलाफ लगा दिया। तो आप दिल्ली के चुनावों से इसकी तुलना करके एक बार देखिए, दिल्ली में भाजपा जो है वो कांग्रेस से सीधे सीधे नहीं लड़ रही। उसने क्या किया, उसने एक छुटभइये दल को उभारा, आगे बढ़ाया। अगर आपको 2012 का दौर याद होगा कि उस मंच पे कौन लोग बैठे हुए होते थे, तो उसमें कई नाम जो है ना वो एक तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन के जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। वो लोग वहां मंच पर बैठे हुए दिखते थे अन्ना हजारे वाले आंदोलन के समय में। और उसका नतीजा ये हुआ था कि कई नेता उसमें से जो निकले, उसमें से कई नेता तो आज भाजपा में ही गए हुए हैं, आराम से भाजपा में जाकर के चुपके चुपके बैठ करके मलाई काट रहे हैं। सरकारी कटोरी से मलाई चाटने वाले बिलौटों का जो जुमला हम उछालते हैं वो ऐसे ही तो नहीं उछालते हैं। ये सारे तो भाजपा में गए। तो भाजपा जो है वो डायरेक्ट लड़ने के बदले छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों से सीधे सीधे लड़ने के बदले क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करती है। यही नुस्खा उसने मुंबई में भी इस्तेमाल किया। मुंबई में भी मनसे या फिर वो सब जो छोटे मोटे दल जो उभर करके सामने आए, तो वहां पे उनका सामना जो था वो था भाई उद्धव ठाकरे और बाकी लोगों से। तो उनसे वो सीधे सीधे नहीं लड़े, उन्होंने कहा कि हम तो बड़ा सम्मान करते हैं जी बाला साहब ठाकरे का जी, और लड़ा कौन, और खत्म हो गई वो पार्टी। वो पार्टी खत्म हो गई, बाकी जो लोग आए भी वो धीरे धीरे करके भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। यही चीज आपको यहाँ आप बंगाल में देख लीजिए, लड़ा कौन, तृणमूल। धीरे से तृणमूल के सारे लोग जो है वो उसकी पार्टी छोड़ करके एक नई पार्टी बना करके 40 लोग जो है वो उधर आ गए। अब धीरे धीरे करके वो भाजपा में आ जाएंगे। सेम टू सेम आप दिल्ली में देख चुके हैं, सारा का सारा आम आदमी पार्टी का जितना था कुनबा वो निकल करके भाजपा में आ गया। तो भाजपा की ही बी टीम होती है जो लड़ रही होती है। इसको फंडिंग वगैरह ये सब जो होता है वो भाजपा के जरिए ही आ रहा होता है। कॉकरोच पार्टी वगैरह का जो हंगामा आप देख रहे हैं अभी हाल में, तो कॉकरोच पार्टी में भी आपको ये चीज नजर आ जाएगी। एक जो यूजीसी के खिलाफ कुछ छात्र आंदोलन करने की कोशिश कर रहे थे, उनको नजरबंद करके घर में बिठा दिया गया था। तो भाई जब उनको नजरबंद करके घर में बिठाया जा सकता है, तो फिर अमेरिका से आए हुए किसी आदमी को तुरंत ही जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो घर पे पहुंचा जा रही है आंदोलन करने की इजाजत, ये कैसे हो रहा था? अमित शाह के अंडर में वही वाली पुलिस नहीं है क्या? वो पुलिस किसी और के अंडर में आती है। एक को मास्टर स्ट्रोक नजरबंद आप कर नहीं देती है समझ पा सरकार का रहे हैं। विरोध करने पे, एक को सरकार का विरोध करने पर घर पे जाकर के पहुंचाती है कि ये लो जंतर मंतर पे बैठो भाई, तुम्हारे लिए तो बनवाया है। मास्टर तो ये स्ट्रोक कैसे आप जादू नहीं होगा? समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है ये आप जब कहते हैं कि भाजपा की ही बी टीम थी, तो भाजपा की ही बी टीम जो है वो यहाँ पर काम आपको करती हुई दिखेगी। छात्र आंदोलन बिहार में होता है, वहां से कह दिया जाता है कि मुकदमे वापस लो, बिहार में भी मुकदमे वापस होने लगते हैं, बिहार में हंगामा हो अल्लाह होना शुरू होता है। नतीजा किस पर पड़ता है, असर किस पे पड़ता है? तो भैया पटना में आंदोलन होगा, गांधी मैदान में आंदोलन होगा, तो गांधी मैदान है कहाँ? गांधी मैदान ही तो असल में बांकीपुर हुआ करता था। गांधी मैदान के पीछे जो थाना है वो बांकीपुर का थाना है। मतलब एक साइड गांधी मैदान थाना होता है, दूसरी साइड जो थाना होता है वो बांकीपुर थाना है। सारा का सारा छात्र आंदोलन जिस तरफ से निकल करके आता है, वो पूरी सड़क अगर आप देखेंगे तो वो तो पूरा बांकीपुर है। उस सड़क के ऑपोजिट में आप देखेंगे सब्जी बाग का इलाका होता है। सब्जी बाग का इलाका कौन सा है भाई? तो सब्जी बाग का इलाका वो वाला इलाका है जो एक समुदाय विशेष की आबादी के लिए जाना जाता है। वोट किसको देता था? आरजेडी को। अभी देख लीजिए सुबह से जो वोटों की गिनती हो रही थी, तो सुबह से जिन बूथों की गिनती हुई थी 12 बजे तक में, वो सारे सब्जी बाग वगैरह के जो बूथ थे, ये वो बूथ थे जहां पर से वोट जाना चाहिए था आरजेडी के कैंडिडेट को। वोट किसे गया? तो वोट गया है प्रशांत किशोर को। तो ये सारा का सारा समुदाय विशेष का जो वोट था वो उधर जाने लगा है। तो अब आप समझिए कि ये जो बम बम भोले कहा जा रहा था ना, तो इस बम बम भोले का अर्थ था
ये सावन के लिए लगाया जा रहा नारा नहीं था। यहाँ बम बम बोले में ब ब्राह्मण वाला था, म मोहम्मडन वाला था, और एक नया समीकरण जो था माय समीकरण जैसा, वो खड़ा कर दिया गया था चुपके चुपके। लोग समझ लेकिन नहीं ये पाए। नया समीकरण तो नहीं है, कांग्रेस की तो ताकत ही यही थी, ब्राह्मण मुस्लिम और तथाकथित जो दलित कहते हैं खुद को, एससी, नहीं, वही तो कांग्रेस ने ऐसा राज नहीं, ही इतने साल किया। नहीं, कांग्रेस का जो राज इतने साल चला, कांग्रेस का हर बूथ पे अलग जातीय समीकरण होता था। कांग्रेस का कभी ऐसा नहीं था कि वो एक जैसा समीकरण वो सभी जगह चला रही है। दिखाने के लिए भले वो एक जैसा समीकरण आपको दिखाए, लेकिन आप याद कीजिए कि कांग्रेस से 3-3 बार मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो भोला पासवान शास्त्री। और जो दूसरी बार 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन है भाई? तो वो होते हैं जगन्नाथ मिश्र उर्फ जगन्नाथ खान, जिनको भाई मिश्र तो कोई कहता नहीं, क्योंकि उर्दू को उन्होंने बना दिया था राजभाषा, मैथिली को बनाया नहीं था। तो मैथिल ब्राह्मण तो कोई उन्हें मानता नहीं है, सब तो उन्हें मोहम्मडन मानते हैं। गए कहाँ वो? तो उनके सुपुत्र जो है वो आपको भाजपा में दिखेंगे। तो ये सारा कुछ जो हम कह रहे होते हैं कि भाजपा धीरे धीरे से उधर से सोखती जा रही है, और बी टीम जो है भाजपा की, उसी का सामना होता है विपक्ष से। अच्छा, बिहार में देखिए विपक्ष का ना होना, या पूरे देश में ही विपक्ष का ना होना जो होता है, वो जनता की समझ में थोड़े समय पहले आने लगा था, और अब एक नए विपक्ष को जनता भी खड़ा करना चाहती है। जनता भी ढूंढ रही है कि एक भाई विपक्ष मिले, क्योंकि अहंकार जो है वो भाजपा वालों का वो कुछ इस स्तर का बढ़ गया है कि वो चुनावों में कहने लगते हैं कि हम तो कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा। कैसे कुत्ता बिल्ली जीत जाएगा यार? ठीक बात। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनके वोटर्स हैं वहां पे, सबसे ज्यादा शिक्षित वाले वोटर्स जो होते हैं वो है वहां पर। ठीक, लेकिन यही बिहार है कि 243 सीटों पर जमानत जब्त करवा दिया था टेंट पार्टी वाले को। ठीक। तो उस दूसरा, समय टेंट पार्टी वाले कर क्या रहे थे वो भी याद कीजिए। वो उस समय कलमा पढ़वा रहे थे अपने इसमें। हाँ, आज तो पूरा वो त्रिपुंड उपुंड लगा के घूम रहे हैं। ठीक बात है। एक पॉइंट आपने शायद एड्रेस नहीं किया, या विस्तार से नहीं एड्रेस किया, वो भी एड्रेस कीजिए जरा, कि भाजपा खुद हारने में क्यों इच्छुक थी। मुझे तो लग रहा था कि पहले भाजपा दिन से देखिए, वो चाह रही थी कि भाजपा बाकी खुद हारे। हारने में इच्छुक, ये बिल्कुल वही चीज है जो दिल्ली में हो चुकी है। दिल्ली में आप कई कई जगहों पर आप चुनाव याद कीजिए कि ये चुनाव भाजपा जीती कैसे। जैसे दिल्ली में एक शाहबाद नाम का एरिया होता है, वहां पर हिंदू वोटर्स जो है वो 30-40% ही हैं। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने अपनी बी टीम वाले को, यानी ओवैसी जैसे लोगों को वहां से उठा करके डालना शुरू किया। अच्छा, ओवैसी भी भाजपा की बी टीम है? अच्छा, हाँ, चलिए ठीक भाजपा है। की बी टीम है। जो जितना भी सेकुलर वोट होता है ना, वो जैसे ही ओवैसी उसको खड़ा जो हो भी जाएगा, बांट रहा है वो वो वोट जो भाजपा है की वो बी विपक्ष। टीम है। हाँ, विपक्ष जो है वो विपक्ष के पास जो सेकुलर वोट होते थे, विपक्ष के पास जो एक समुदाय विशेष के वोट होते थे, उसको काटना है तो क्या करना होगा? दर्शक ओवैसी को खड़ा इसीलिए कर एंडी दीजिए। ब्रो को चाहते हैं, क्योंकि एंडी ब्रो ऐसी मनोरंजक बातें लाते हैं, तो दर्शक बार बार मुझे पूछते हैं कि एंडी ब्रो कहाँ है। तो अब आप खुद ओवैसी ही हो गए सोचिए ना। बी टीम। अब आप खुद ही सोचिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि बिहार में एक होते हैं मांझी जी। मांझी जी ने शोर मचाया कि नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, मेरे बेटे को मंत्री बनाओ, मेरे दामाद को मंत्री बनाओ, मेरे बहू को भी मंत्री बना दो, मेरे पूरे खानदान को मंत्री बना दो। क्योंकि अपने ही खानदान के सारे लोगों को उन्होंने खड़ा किया है अपनी पार्टी से, और तो कोई है नहीं खानदान के बाहर का। तो अपने खानदान वालों को जैसे ही ज्यादा सीट देने की वो बात करते हैं, तो उनको बस इतना याद दिला दिया जाता है कि बेटा ऐसा है कि औरंगाबाद में 14,000 वोट जो है वो अंसारी वोट हैं। अगली बार ओवैसी का कैंडिडेट वहां से खड़ा हो जाएगा, तुम हो जाओगे हार। तो बस जैसे ही ये बात होती है, अपने मांझी जी जो है वो सीधे हो जाते हैं। उनको पता है कि हार जाएंगे अगर बी टीम भाजपा की उतर के आ गई तो भाजपा यही काम जो है, ये देखिए कि आप पूर्णिया में वो करती है। पूर्णिया में क्या होता है, जैसे ही बी टीम भाजपा की उठ करके खड़ी होती है, अररिया वगैरह से खड़ी होनी शुरू होती है, आरजेडी का 4 कैंडिडेट जो है वहां से खट से गायब हो जाता है। तो 4 आरजेडी के कैंडिडेट हार जाएं, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो भाई खड़ी कर दो बी टीम वहां से।
आपस में वो लोग लड़ेंगे और 30% वोट ला करके जो है तुम्हारा वाला कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। तो ये शाहबाद में वो कर चुकी है, वो बिहार में कई बार ये चीज अपनाती है, बिहार में भी कई जगहों पे करती है। तो बी टीम की तरह ये खड़ा होता है। आप देख करके एक बार जांच करके देखिए ना, ओवैसी के पास मुद्दे क्या होते हैं। ओवैसी ने अच्छा कभी कहीं ये सड़क बनवाने की, कहीं कोई, चलिए सड़क छोड़िए, सड़क स्कूल ये सब की बात छोड़ देते हैं, कभी कहीं मस्जिद बनवाने की बात की है? अच्छा रुकिए, मस्जिद तक नहीं बनवाने की ओवैसी बात करता और लिख एक जाता है। एक से एक समझने दीजिए, ओवैसी बी टीम, प्रशांत किशोर बी टीम, और कोई बच रहा है या इतने ही लोग हैं? नहीं केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल बी टीम नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जो था उसको धकेल के खड़ा करने में सहयोग रहा इन लोगों का, कि भाई तुम एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाओ, एक बार जब नहीं तुम तो खड़े वो हो तो जाओगे टेंट और तुम और दरी वरी वो तो संघियों ने ही बिछाया। हाँ, तो वो अब देखिए फिर बहस कहीं और चली जाएगी बातचीत। अब संघियों ने तो लालू प्रसाद का नामांकन भी करवाया था। हाँ, बिहार के कोढ़ को पैदा करने तो में किसका उस योगदान समय था? देखिए, संघियों उस का समय था। भाजपा का मुकाबला जो था, उस समय भाजपा का मुकाबला जो था वो किसी भी तरह से इन क्षेत्रीय दलों से नहीं था। उस समय भाजपा का मुकाबला था कांग्रेस से। तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। तो कांग्रेस का सुपड़ा कैसे साफ किया? खड़ा किया एक अपना लालू यादव हो गए। आप देखिए कि वाजपेयी जी की दूसरी चेली कौन थी? वाजपेयी जी की करीबी चेली जो थी वो तो ममता बनर्जी थी। हाँ बिल्कुल। उनकी उनकी माता जी के जन्मदिन तक में पहुंच जाते थे वाजपेयी जी। और एक ब्रह्मचारी दक्षिण आदमी भारत थे में बेचारे। जयललिता जी थी। और एक दक्षिण भारत में जयललिता को साध रखा था तो बुढ़ो ने। क्या क्या किया इन लोगों के जरिए? तो डीएमके से जो वहां पे चुनौती थी वो जयललिता के जरिए साधी गई। कम्युनिस्टों से जो यहाँ चुनौती थी वो ममता बनर्जी के जरिए साधी गई। कांग्रेस से जो अच्छा बिहार में चुनौती थी वो बी टीम यानी कि लालू यादव के जरिए साधी गई। जब काम हो अच्छा गया, एक बार जैसे ही काम हो गया, उसके बाद देखिए कि कैसे लतिया के किनारे किया गया है। मतलब सीधे ही कह दिया गया कि भाई नानाजी देशमुख तो अब रहे नहीं, नानाजी देशमुख नहीं रहे, तो अब नानाजी देशमुख नहीं है तो भाई तुम्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो बेचारे लालू यादव को अब कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। नहीं ठीक है, वो तो चलिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्र का कार्य हो रहा है और निरंतर है, संविधा है, यज्ञ है, वगैरह वगैरह सारी बातें। अब उन बातों को छोड़ के सीधा बांकीपुर पर आते हैं। इस चुनाव से क्या सबक मिलता है हम लोगों को, और क्या देखिए, समझना सबसे चाहिए? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हम लोगों को एक विपक्ष की जरूरत है, और विपक्ष की जरूरत है ये जनता को समझ में आ रही है, नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है ये मुझे पता नहीं। हर चुनाव के दौर में आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ हेलीकॉप्टर कैंडिडेट जो होते हैं वो उतरते हैं। पूरे समय उन्होंने मुंबई में, दिल्ली में, कहीं कहीं कोई कोयला खदान में पैसा कमा के लौटा होता है, कोई टेंट लगाने और क्या कहते हैं शामियाने सजाने में जो होता है, फिल्मों का सेट वगैरह लगाने में होता है, वैसे पैसा कमा करके वीआईपी पार्टी जैसे बना करके लौटता है बिहार। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बिहार आते हैं, पैसा वैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं। तो भाई ये जो सिर्फ चुनाव के टाइम पर पैसा तुम खर्च करते हो, पैसा लगाते हो, ये तुम 5 साल में लगा दो। एक बार में उतना पैसा पुश करने के बदले ये तुम थोड़े हिस्सों में बांट लो, 5 करोड़ में बांट लो। एक बार में 5 करोड़ मत लगाओ, वो 1-1 करोड़ करके 5 करोड़ तुम लगाओ 5 साल में, और उससे तुम आसानी से जो है चुनाव जीत सकते हो, विपक्ष का एक चेहरा बन सकते हो बिहार में। ये विकल्प खुला हुआ है। पता नहीं क्यों ये जो चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं ये लोग इतने कायर डरपोक होते हैं कि इनको इतनी सीधी सी बात नहीं समझ में आती है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि जैसे प्रशांत किशोर जैसे लोगों को देखिए कितनी आसानी से उसे समझ में आता है कि यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं उनके जरिए हमारी रीच कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं करता प्रिंट मीडिया का। आराम से बुलाता है 50 यूट्यूबर्स को, और 50 यूट्यूबर्स आते हैं, 50 यूट्यूबर्स शूट करते हैं, लेकर के उसका मटेरियल जाते हैं और जनता में बांट करके आते हैं, और व्यूअरशिप जो है उसकी कहीं ज्यादा है। जितना पूरे नहीं एक वो अखबार सब की तो खैर व्यूअरशिप अभी, 50 अभी लाख उस में नहीं टेंट बनती वाले है पर उतना बात तो। नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए तो जनता को दर्शकों, ये जो ये समझना होगा वो ये समझना होगा कि जनता के पास अभी जो जरूरत है वो एक मजबूत विपक्ष की है। मजबूत राइट। विपक्ष के बगैर भाजपा की जो स्थिति हो गई है वो बिल्कुल वही हो गई है कि भैया जिन मुद्दों के ऊपर तुम्हें बना करके सत्ता में बिठाया गया था वो सारे मुद्दे छोड़ करके तुम गायब हो गए हो।
जिस 56 इंची की बात होती थी वो कहाँ गई वो 56 इंची? शाहीन बाग में नहीं दिखी 56 इंची, सीए वाले आंदोलन में, सीए विरोधी आंदोलन में। उसके बाद फिर से वो खालिस्तानी वहां पे आ गए, उन्होंने दिल्ली में अलग ही उत्पात मचाया, ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे थे, पुलिस कर्मियों पे झंडा उतार दे रहे थे, वहां तुम्हारी 56 इंची नहीं दिखी। अभी छात्रों वाला आंदोलन हुआ, इसमें तुम्हारी 56 इंची नहीं दिखी। 56 इंची कहाँ दिखती है? तो 56 इंची तुम्हारी तब दिखती है जब यूजीसी के विरोध में आंदोलन हो रहा होता, और यूजीसी के विरोध में कोई बाहर का आंदोलन नहीं कर रहा था, वो सब तुम्हारे ही समर्थक थे। अचानक से वो समर्थक तुम्हारे पास से गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी भाजपा के जो लोग हैं वो अब बैकफुट पर ही नजर आते हैं। जितने सरकारी कटोरी से मलाई चाटने वाले बिलौटे थे, जिनको भाजपा ने प्रमोट कर रखा था ये सोच करके कि ये सरकारी कटोरी से मलाई चाटने वाले बिलौटे जो हैं, ये जब बोलते हैं तो पूरे लोग सुनते हैं, 8,000 सब्सक्राइबर आ जाते हैं, 2,000 लाइक आ जाते हैं, 200-500 पहुंच जाता है शेयर, इन्हीं बिलौटों से होगा। तो उन सारे बिलौटे जो हैं, वो सारे बिलौटे अब तो दुम दबाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुत्ता बिल्ली जीत जाएगा पटना से चुनाव। एक आदमी नहीं आया बोलने के लिए बांकीपुर चुनाव पर। अच्छा, पूरे समय बोलते क्या रहे, अरे नहीं उपचुनावों से फर्क नहीं पड़ता जी। अरे उपचुनावों से अगर फर्क नहीं पड़ता तो कभी भी भरत तिवारी का मामला लाइमलाइट में नहीं आता। भरत तिवारी का मामला सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लाइमलाइट में था क्योंकि बांकीपुर में चुनाव थे। अगर बांकीपुर में चुनाव नहीं होते तो भरत तिवारी के नाम में जो तिवारी पीछे जुड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से इन समाजवादी नीच टुकड़ाखोरों ने यही करना था कि इस आदमी का नाम तक नहीं लेते, कहते कि हाँ गुंडा था, जो कि ये शुरू में कहना शुरू कर चुके थे। और इसका नतीजा उन्होंने भुगता है कि दिखा दिया जनता ने कि भैया तुम बालू माफिया को कहोगे कि भैया ये हमारा करीबी है, या चुपके चुपके इसके बेटी की शादी में और उसके बेटे के अन्नप्राशन में जाओगे और दलालों के बेटों के अन्नप्राशन में और केक काटने में जाकर के तुम खड़े दिखोगे और ये सोचोगे कि हम चुनाव भी जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। देखिए दर्शकों, हम एंडी ब्रो को इसीलिए बेरोक टोक बोलने देते हैं क्योंकि एंडी ब्रो इतना मजेदार एनेक्डोट्स लाते हैं, और ऊपर से आप लोग भी कहते हैं कि एंडी ब्रो को लाइए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर उपचुनाव की बात करें तो योगी जब मुख्यमंत्री बने थे उसके जस्ट बाद गोरखपुर का उपचुनाव बहुत बुरी तरह हारे थे। तो इस देश की जनता समय समय पर चेक करती रहती है कि भाई देखो, बहुत फैलने की जरूरत नहीं है, नितिन नवीन जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे कहीं के। ये हार अगर किसी को परेशान कर सकती है तो सम्राट चौधरी को और नितिन नवीन को, मेरा ये मानना है। एंडी ब्रो हमेशा की तरह मुझसे अलग होंगे, इनके सरकारी बिलौटों का दर्द जो है और स्वर्ण रजत का वो दर्द कम नहीं होता है। मेरे पास वैसा कोई दर्द नहीं है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपने जो जमहूरियत का, लोकतंत्र का जो विकल्प चुना है उसमें सत्ता तोली नहीं जाती है, गिनी जाती है। तो आपके पास ताकत हो, आप अगर सड़क पर उतर के उतना कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, आपकी भी बात सरकार सुनेगी, नहीं तो नहीं सुनेगी। इसका मतलब मैं आपको हिंसा के लिए नहीं भड़का रहा हूं। लेकिन बांकीपुर की घटना को प्रशांत किशोर जितना बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, भाजपा उतना ही उसको अंडर प्ले करेगी। भाजपा कहेगी कि अरे हो गया ये सब, कोई बात नहीं है, होता रहता है। और भाजपा का पहले दिन से जो रवैया है इस चुनाव के प्रति, वो कम से कम भाजपा जिस तरह एक हैदराबाद म्युनिसिपल का चुनाव जैसे लड़ती है, मुझे तो उतनी गंभीरता इसमें नहीं दिखाई दी, उतनी भी गंभीरता नहीं दिखाई दी जो जैसे वो मुंबई म्युनिसिपल चुनाव लड़ती है, वैसी भी गंभीरता नहीं दिखाई दी। तो क्या इसकी राजनीतिक परतें हैं, हम लगातार खोलेंगे। लेकिन अभी के लिए ये वीडियो लंबा हो चुका है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम का है तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। एंडी ब्रोस को हम धीरे धीरे लाइन पर ला रहे हैं कि ये हमारे साथ सप्ताह में एक आध बार बैठ जाया करें, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। और आप लोग भी लिखिए एंडी ब्रो को, क्योंकि ये जब तक भाग जाते हैं, जहां तहां भाग जाते हैं, तो आप लोग भी इनको लिखिए कि कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार आपको आना है इस चैनल पर। अगले वीडियो तक के लिए हम दोनों को दीजिए आज्ञा। आनंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करते रहिए, इससे हमें
बल मिलता है, हमारी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है, ज़्यादा दूर तक फैलती है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।